हेलो फ्रेंड्स, मैं वरना वर्मा उद्घोष एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, वर्तमान समय में टेट को लेके बहुत ही सारे प्रश्न उपलब्ध हो रहे हैं। कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, किस तरीके से नंबर को गेन किया जाए, तो आज सारी सोल्यूशन को लेके आया है आपका कौन सा एकेडमी, तो उद्घोष एकेडमी। चलिए बात करते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेके जहां से 30 प्रश्न आने हैं, और वो हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है वो हमारा बाल विकास है, जिसको हम सीडीपी के नाम से जानते हैं, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी भी कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि जैसा कि यहाँ पे आपको स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि इस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और वो हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हमारा कौन सा टॉपिक, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत विगत वर्षों से लगातार 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वो 2-3 प्रश्न आपको इसी वीडियो से अवेलेबल हो जाएंगे, तो 2-3 नंबर आपके हैं रखे हुए। तो चलिए बात करते हैं बहुबुद्धि के सिद्धांत को लेके, आगे बढ़ते हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत जैसा कि आपको दिख रहा है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत को देने का श्रेय किसको गया है, तो महान मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्नर जी को गया। तो पहला प्रश्न तो हमारा यही पे टेट के द्वारा कई बार पूछा गया है, और पूछा क्या जाता है प्रश्न के अंतर्गत कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के जनक कौन है या फिर प्रतिपादक कौन है। तो जब भी अगर दोबारा ये प्रश्न आता है आपके एग्जामिनेशन में, तो आप कह सकते हैं कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के जनक या फिर प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, तो हार्वर्ड गार्नर हो जाएंगे। हार्वर्ड गार्नर के द्वारा ये बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया कब गया था, तो दिया इस सिद्धांत को कब गया था, तो 1983 में दिया गया था। कब दिया गया है, 1983 में। दूसरा प्रश्न ये भी टेट के अंतर्गत लगातार बनता आया है और पूछा गया है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत को कब किसके द्वारा दिया गया है, तो कब अगर पूछता है तो 1983 में। किसके द्वारा दिया गया है, तो हार्वर्ड गार्नर के द्वारा। ये तो 2 प्रश्न हमारे रहे इस थ्योरी के अंतर्गत। अगर आगे बात किया जाए तो हार्वर्ड गार्नर के द्वारा कुछ पुस्तकें भी आई हैं जो कि टेट के एग्जामिनेशन में लगातार पूछता आया हुआ है आयोग। और पहली जो पुस्तक है उसे हम यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि फ्रेम्स ऑफ माइंड कहते हैं। तो अगर हमसे दोबारा पूछा आयोग दे कि फ्रेम्स ऑफ माइंड के ऑथर कौन है या फ्रेम्स ऑफ माइंड की पुस्तक के प्रतिपादक कौन है, तो आप कह सकते हैं कि हार्वर्ड गार्नर है। वहीं पे दूसरी जो पुस्तक आपको दिख रही है उसे हम द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये भी कई बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछा है कि द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है, तो देन आप कह सकते हो कि ये भी पुस्तक किसकी है भाई, हार्वर्ड गार्नर की। अगर थोड़ा सा आयोग ने ट्विस्ट किया प्रश्न को, तो वो ये कह सकता है कि फ्रेम्स ऑफ माइंड कब लाई गई या फिर द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कब लाएगी। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं कब, तो 1983 में। मतलब 3-4 लाइनों में 3-4 प्रश्न देखने को मिले। आगे बात करते हैं कि इन्होंने अपने बहुबुद्धि के सिद्धांत में और क्या कहा। हार्वर्ड गार्नर महोदय का मानना क्या था कि बुद्धि में कोई एक कारक नहीं होता, यानी कि एक तत्व नहीं होता। तो होता क्या है, तो इनका मानना क्या था कि बुद्धि में बहुत सारे कारक होते हैं, अर्थात बुद्धि एकाकी नहीं बल्कि बुद्धि बहुकारकी होती है, बहुआयामी होती है। ये अगला प्रश्न कई बार टेट में पूछा है कि बुद्धि की प्रक्रिया है, तो बुद्धि की प्रक्रिया कैसी होगी भाई, बहुकारकी हो सकती है, बहुआयामी हो सकती है। अच्छा, अगर बहुआयामी है तो क्या कोई एक गुण होगा उसमें, नहीं भाई, उसमें कई गुण होगा, या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि बुद्धि कई गुणों का समुच्चय योग है। इस तरीके के प्रश्नों में ऑप्शंस क्रिएट किया है आयोग ने और लगातार पूछा है। तो हार्वर्ड गार्नर ने क्या कहा कि बुद्धि में कोई एक कारक नहीं बल्कि बहुत सारे कारक होते हैं, यानी कि बुद्धि एकाकी नहीं बल्कि बुद्धि बहुकारकी होती है, बहुआयामी होती है, अर्थात कई गुणों का समुच्चय योग होता है। इसी के साथ साथ हार्वर्ड गार्नर ने अपनी बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत और बात स्पष्ट की कि प्रत्येक बुद्धि अगली यानी कि दूसरी बुद्धि से बिल्कुल स्वतंत्र है, यानी कि इसका आपस में कोई भी संबंध नहीं है, अर्थात हर एक बुद्धि दूसरी बुद्धि से क्या है भाई, स्वतंत्र है। हर एक बुद्धि दूसरे बुद्धि से क्या है, अलग है। ऐसा मानना था किसका, तो महान मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्नर का। वो भी किस सिद्धांत के अंतर्गत, तो बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत।
इतनी बातें सुनने के पश्चात अगर बात करें ना बहुबुद्धि के सिद्धांत के उपनाम के बारे में, क्योंकि प्रश्न हमारा यहाँ से भी फंसाता है। तो उपनाम के अंतर्गत अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसमें एक कारक नहीं बल्कि बहुत सारे कारक है, यानी कि इसे हम बहुविमात्मक बुद्धि का सिद्धांत कह सकते। क्या कहा जा सकता है भाई? बहुविमात्मक बुद्धि का सिद्धांत। ठीक, अब बहुविमात्मक बुद्धि के सिद्धांत को ही दूसरे उपनाम में अगर डिफाइन करें तो इसे दूसरे उपनाम के तहत हम बहुप्रज्ञा का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रज्ञा का अभिप्राय बुद्धि से है, यानी कि अगर कहीं बुद्धि ना देके प्रज्ञा शब्द का प्रयोग कर रहा है तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि प्रज्ञा का अभिप्राय, प्रज्ञा का अर्थ बुद्धि है। और अगर कहीं कह रहा है प्रश्न में कि बहुप्रज्ञा के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो बहुप्रज्ञा के सिद्धांत के प्रतिपादक भी कौन हो जाएंगे भाई? हार्वर्ड गार्डनर। वहीं पे साफ साफ हमने कहा कि अगर हमसे बहुविमात्मक बुद्धि का सिद्धांत कह रहा है या फिर बहुविमात्मक बुद्धि का सिद्धांत ना देके ना बहुविमात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत दे रहा है, प्रतिपादक पूछ रहा है, तो भी कौन हो जाएंगे? हार्वर्ड गार्डनर। अब आगे अगर बात किया जाए तो देखते हैं और क्या इन्होंने कहा। इन्होंने साफ साफ प्रारंभ में 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। प्रारंभ का मतलब किस ड्यूरेशन से है? तो 1983 के ड्यूरेशन से, जब ये थ्योरी लेके आए थे अवधि। कितने प्रकार की बुद्धि बताई? तो 7 प्रकार की। अगला प्रश्न टेट के एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट है कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रारंभ में गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई? हमारे ऑप्शन में 7 भी रहता है हमें केवल कॉम्प्लिकेट करने के लिए, हमारे ऑप्शन में 8 भी रहता है कॉम्प्लिकेशन के लिए, हमारे ऑप्शन में 9 भी और हमारे ऑप्शन में 10 भी रहता। अगर ये चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है तो चूंकि हमने साफ साफ कहा कि प्रारंभ में गार्डनर महोदय ने 7 प्रकार की बुद्धि बताई है, तो राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए भाई? 7। चलिए वहीं पे आगे इन्होंने अपनी इस बुद्धि के प्रकार के अंतर्गत कुछ संशोधन किया है, जैसा कि आप सभी स्पष्ट तरीके से देख रहे। संशोधन इन्होंने 1998 में किया। अब 1998 में इन्होंने जो संशोधन किया है उसमें एक और बुद्धि जोड़ी है इन्होंने, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो प्रकृतिवादी बुद्धि कहते हैं। किस नाम से? प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक, यानी कि अगर प्रारंभ में 7 थे तो 1998 में जोड़ा गया प्रकृतिवादी बुद्धि, तो संख्या कितनी हो गई भाई? 8। आ जाइए वहीं पे अगला एक और ड्यूरेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 2000 यानी कि 2000 में एक और बुद्धि जोड़ी गई जिसको हम अस्तित्ववादी बुद्धि कहते हैं। अब अगर 1998 में प्रकृतिवादी जोड़ी गई तो संख्या कितनी हुई थी? 8। अगर 2000 में एक और बुद्धि जोड़ी गई जिसको हम अस्तित्ववादी कहते हैं तो संख्या कितनी हो गई भाई? 9। यानी कि अगर प्रश्न में ये कह दे कि वर्तमान समय में गार्डनर के द्वारा कितने प्रकार की बुद्धि बताई गई है तो आप कह सकते हैं कि 9 प्रकार की। लेकिन आयोग के द्वारा वर्तमान समय में भी जितने प्रश्न बने हैं, क्योंकि अभी तक 2021 तक हुआ है टेट, और 2021 तक जितनी बार आयोग ने इस प्रश्न को पूछा है और कई बार रिपीट किया है, वहां पे आयोग के द्वारा 9 प्रकार की बुद्धियों को स्वीकार नहीं किया गया है। यानी कि टेट के एग्जामिनेशन में आप अपने माइंड में एकदम स्टोर करके रखिएगा कि 9 प्रकार तो हमें लगाना ही नहीं है यदि हमारे ऑप्शन में 8 दिया है तो, क्योंकि आयोग का मानना क्या है कि वर्तमान समय में भी गार्डनर के द्वारा 8 प्रकार की ही बुद्धि मानी जाती है और आयोग अभी तक 8 प्रकार को ही स्वीकार करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पुनः यह प्रश्न पूछता है कि वर्तमान समय में गार्डनर के द्वारा बुद्धि के प्रकार है या बुद्धि की संख्या है, तो भले ही यहाँ पे 9 प्रकार को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में 8 दिया है तो आपको लगाना है क्या भाई? 8 लगाना है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक, अब हम देख रहे हैं कि गार्डनर के द्वारा बुद्धि के प्रकार, साफ साफ हमने कहा कि गार्डनर के द्वारा बुद्धि के प्रकारों की संख्या वर्तमान समय में 9 है, लेकिन टेट की एग्जामिनेशन के अंतर्गत भाई साफ साफ कह रहे अगर ऑप्शन में 8 दिया है
तो 8 को ही लगाना है। अब वो 9 कौन कौन से हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहली जो बुद्धि दिख रही है हमारी, वो भाषाई बुद्धि है। कौन सी बुद्धि? भाषाई बुद्धि। दूसरी जो बुद्धि है उसे हम क्या कहते हैं? तार्किक गणितीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि भाई? तार्किक गणितीय बुद्धि। तीसरी जो बुद्धि है उसे हम स्थानिक बुद्धि कहते हैं। अच्छा, स्थानिक बुद्धि के साथ साथ इस बुद्धि को हम दिक् स्थानिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं और दृश्य स्थानिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। आयोग के द्वारा कई बार डायरेक्ट स्थानिक बुद्धि ना देके दिक् स्थानिक बुद्धि दे देता, या फिर ये दोनों ही ना देके कई बार शब्द केवल फंसाने के लिए दृश्य स्थानिक बुद्धि का प्रयोग करता। तो हमारे पास इन तीनों के मतलब पता है कि एक ही मतलब होने वाला है, एक ही डिफिनीशन निकलने वाली है। इन तीनों को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं भाई? स्थानिक बुद्धि। चलिए, अगली जो बुद्धि है उसे हम संगीतमय बुद्धि कहते हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग रुक के इसे समझेंगे। वहीं पे पांचवी यानी कि अगली जो बुद्धि है उसे हम व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि कहते हैं, जिसको हम अंतर वैयक्तिक बुद्धि या फिर अंतः वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछता है ये, यानी कि टेट के एग्जामिनेशन में कॉम्प्लिकेट करता है ये और कई बार पूछा है विगत वर्षों में। इसको इंग्लिश में अगर डिफाइन करें तो व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि को हम इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। ये ज्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए समझने में। क्या कहते हैं? इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर छठवीं बुद्धि की तरफ चला जाए तो छठवीं जो बुद्धि है वो हमारी व्यक्तिगत अन्य बुद्धि है, जिसको हम अंतर वैयक्तिक बुद्धि के नाम से जानते। जितना महत्वपूर्ण ये उतना ही महत्वपूर्ण टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये। अब अंतर वैयक्तिक बुद्धि या फिर व्यक्तिगत अन्य बुद्धि को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? तो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। ये ज्यादा इजी कर देगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जब बात किया जाएगा तो समझा जाएगा। अगली जो बुद्धि है हमारी वो प्रकृतिवादी बुद्धि है, और जो लास्ट वाली बुद्धि है वो हमारी कौन सी है भाई? अस्तित्ववादी बुद्धि। अब एक एक करके अगर बात करें प्रत्येक बुद्धि को लेके, तो चलिए देखते हैं क्या कहा गार्डनर महोदय ने। भाषाई बुद्धि, साफ साफ दिख रहा कि गार्डनर का मानना क्या था कि ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति जिनमें भाषा को समझने की क्षमता हो। अब भाषा का मतलब भाषा के अर्थ, उसके भाव, उसके शब्दों को समझने की क्षमता हो, तो ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति को गार्डनर ने क्या कह दिया भाई? भाषाई बुद्धि वाला व्यक्ति। अब इस बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन से लोग आएंगे? तो भाषा का जिसमें कमांड हो, जैसे आप कह सकते हैं कि जो कवि है ना वो शब्दों को समझते हैं, शब्दों के भावों को समझते हैं, शब्दों के अर्थों को बखूबी समझते हैं, तो कवि जैसे व्यक्ति किसमें चले जाएंगे? भाषाई बुद्धि के अंतर्गत। कवि के साथ साथ अगर बात करें तो जो पत्रकार लोग हैं ना, आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाना, बड़ी बातों को छोटा बनाना उन्हें बखूबी आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि उनके पास भी शब्दों का, शब्दों के भावों का, शब्दों के अर्थों का बहुत बड़ा व्यापक ज्ञान है। तो जिसके आधार पे जहाँ पे कवि को हम भाषाई बुद्धि के अंतर्गत देख रहे हैं, वहीं पे पत्रकार महोदय को भी किस बुद्धि के अंतर्गत देख सकते हैं? तो भाषाई बुद्धि के। भाषाई बुद्धि के अंतर्गत अगला जो एग्जाम्पल हम देखेंगे वो एक ऐसे व्यक्ति का है जिसको हम राजनेता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? राजनेता। अच्छा, अब आप पूछेंगे राजनेता कैसे भाषाई व्यक्ति के अंतर्गत जाता है? तो भाई राजनेता के पास ना शब्दों का अर्थ है, शब्दों के भाव को वो बखूबी समझता है, क्योंकि वो आपसे ऐसे मिलेगा जैसे कि वो आपको कई दिनों से, कई महीनों से जानता है। अब ऐसा वास्तव में तो है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन उसके पास शब्द है, शब्द के भाव है, शब्द के अर्थ है। तो जिसके आधार पे गार्डनर के द्वारा अगर राजनेता जैसे व्यक्ति को देखा जाए तो वो भी किस में चला जाएगा भाई? भाषाई बुद्धि के अंतर्गत। अर्थात कह सकते हैं कि भाषाई बुद्धि के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति जा सकते हैं जिनके पास शब्दों भावों का ज्ञान हो। यानी कि अगर हमसे प्रश्न पूछे कि राजनेता हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किस बुद्धि के अंतर्गत जाएगा, तो वो किस बुद्धि के अंतर्गत चला जाएगा भाई? भाषाई बुद्धि।
वहीं पे अगर दूसरा प्रश्न कह दे कि पत्रकार हर्बर्ट गार्डनर के अनुसार किस बुद्धि के अंतर्गत जाएगा, तो भी भाषाई बुद्धि। अगर तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कवि किस बुद्धि के अंतर्गत जाएगा, तो भी किस बुद्धि के अंतर्गत जाएगा, भाषाई बुद्धि के अंतर्गत। चलिए अगली बुद्धि की तरफ बढ़ते। अगली जो बुद्धि है हमारी वो आपको साफ साफ दिख रही है, जिसको हम तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं। अब तार्किक गणितीय बुद्धि का अभिप्राय क्या है, यानी कि तर्क करने की क्षमता हो, तर्क के साथ साथ गणित के अंकों को सुनने के महत्व को समझने की क्षमता रखता हो। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें तर्क चिंतन करने की क्षमता हो, ऐसा व्यक्ति जो गणित के अंकों को उसके सुनने के महत्व को समझने की क्षमता रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह देंगे भाई, तार्किक गणितीय बुद्धि। किसके अनुसार, तो गार्डनर के अनुसार। चलिए अब इस बुद्धि के अंतर्गत यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति जाएंगे, क्या क्या हमसे पूछता है हमारे एग्जामिनेशन में। तो सबसे जो पहला बुद्धि है वो गणितज्ञ हो सकता है ना, गणितज्ञ यानी कि जो गणित का अध्यापक है वो भी किस प्रकार की बुद्धि में जाएगा, तो तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत। इसके अलावा अगर बात करें तो जो वैज्ञानिक होते हैं, जो तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, गणित के अंकों को समझते हैं, वो भी किस बुद्धि के अंतर्गत चले जाएंगे भाई, तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक और एग्जाम्पल को देखें, तो आपने जासूस लोगों का नाम सुना होगा जो जासूसी करते हैं। अब जो जासूस होते हैं, जो जासूसी करते हैं ना, आपने देखा होगा एंगल देखते हैं कि कहाँ पे कैसे हुआ, डिग्री देखते हैं, तो मतलब वो भी कहीं ना कहीं तर्क करते हैं, कहीं ना कहीं गणित के अंकों को समझते हैं। तो जिसके आधार पे गणितज्ञ यानी कि आप दूसरे शब्दों में गणित का अध्यापक कह सकते हैं, वैज्ञानिक और जासूस आदि ये सब हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किस बुद्धि के अंतर्गत जाएंगे, तो तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत। आ जाइए अगली बुद्धि पे। अगली जो बुद्धि हमारी दिख रही है उसे हम स्थानिक बुद्धि कहते हैं। हमने साफ साफ आपसे बहुत पहले कहा कि स्थानिक बुद्धि को हम दिक स्थानिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं, इसे ही हम दृश्य स्थानिक बुद्धि भी कहते हैं, यानी कि तीनों का मतलब एक ही है। केवल और केवल एग्जाम के अंतर्गत हमें फंसाने के लिए ऐसे शब्दों का आयोग प्रयोग करता है। चलिए अब इस बुद्धि की विशेषता क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे इस बुद्धि को। तो ये जो बुद्धि है जिसको हम स्थानिक बुद्धि कह रहे, उस बुद्धि के अंतर्गत उन व्यक्तियों को लिया जाता है जो किसी भी स्थान को अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ तक कि उनकी मानसिक क्षमता में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो किसी मानचित्र को देख के दोबारा उसे बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं भाई, स्थानिक बुद्धि वाला व्यक्ति। अब इसमें कौन कौन से व्यक्ति आएंगे, किसके किसके पास ऐसी विशेषता है, चलिए देखते हैं। अगर कह दे कि चित्रकार, तो चित्रकार जो है ना वो किसी भी चित्रकारिता को अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है। वहीं पे आपने कभी कभी या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपने मूर्तिकार को देखा होगा, जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं वो भी एक काल्पनिक क्षमता के आधार पे ही किसका निर्माण करते हैं भाई, मूर्तियों का। तो मूर्तिकार भी किसमें चला जाएगा, स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत। अच्छा, इसी के साथ साथ ना थोड़ा सा आयोग कॉम्प्लिकेट करता है, किससे, तो एक बुद्धि है जिसको हम शारीरिक गतिक बुद्धि कहते हैं, वहां से प्रश्न को फंसाता है, बात करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन यहाँ पे एक और व्यक्ति आ जाएगा जिसको हम पायलट कहते हैं, और पायलट भी किस बुद्धि के अंतर्गत जाएगा, तो स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें शल्य चिकित्सक ना, जिसको हम सर्जन के नाम से भी जानते हैं, शल्य चिकित्सक, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि शल्य चिकित्सक हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि में पाया जाएगा। तो एक तो ऑप्शन ये है कि स्थानिक बुद्धि में होगा, और दूसरा ऑप्शन अगर स्थानिक बुद्धि नहीं दिया है तो दूसरा ऑप्शन शारीरिक गतिक बुद्धि देगा। यानी कि
शल्य चिकित्सक जिसको हम सर्जन कहते हैं, या दूसरा ऑप्शन जिसको हम पायलट कहते हैं, ये दोनों स्थानिक बुद्धि के साथ साथ एक और बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं जिसको हम शारीरिक गतिक बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? शारीरिक गतिक बुद्धि। अब डिपेंड करता है कि आयोग ने ऑप्शन कैसा क्रिएट किया है। अगर प्रश्न कह रहा है, जैसा कि पूछा है टेट के एग्जामिनेशन में, कई बार रिपीटेड है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन है इस प्रश्न को लेके। अगर प्रश्न कह रहा है कि पायलट हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि में पाया जाता है, अगर ऑप्शन में स्थानिक बुद्धि दे रखा है तो हमारा राइट आंसर होगा स्थानिक बुद्धि। यदि ऑप्शन में स्थानिक बुद्धि नहीं दिया है, ऑप्शन में शारीरिक गतिक बुद्धि दिया है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? शारीरिक गतिक बुद्धि। अगर दिमाग में ये चल रहा हो कि अगर दोनों प्रश्न के ऑप्शन में दिए हो तो एक ऑप्शन देगा ए एंड बी बोथ, तो वो ज्यादा सही हो जाएगा, लेकिन आयोग ने अभी तक ऐसा कभी भी किया नहीं है। तो अगर हमसे कहता है चित्रकार स्थानिक बुद्धि, मूर्तिकार स्थानिक बुद्धि, पायलट स्थानिक एवं शारीरिक बुद्धि, शल्य चिकित्सक स्थानिक एवं शारीरिक बुद्धि। आगे बढ़े, चलिए अगली जो बुद्धि है वो संगीत में बुद्धि है। भाई संगीत की बात कर रहा है, अब संगीत का मतलब क्या? सुर होना चाहिए, लय होना चाहिए, ताल होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें सुर, ताल, लय हो या उसको जानने वाला हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? संगीत में बुद्धि। अब ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनमें ये सारी विशेषता पाई जाती है? तो संगीतकार, ठीक, संगीतकार जिसको आप गायक भी कहते हैं, तो कई बार गायक देता है टेट के एग्जामिनेशन में, कई बार संगीतकार देता है, तो वो किस प्रकार की बुद्धि में जाएगा भाई? संगीत में बुद्धि में। इसके अलावा अगर बात करें ना, तो संगीत के लिए ना इंस्ट्रूमेंट यानी कि बजाने वाले व्यक्ति की जरूरत होती है जिसको हम वादक कहते हैं। और वो जो वादक है ना, वो सुर और ताल और लय को भली भांति समझता है। तो जैसे के आधार पे अगर प्रश्न में वादक देता है और कहता है गार्डनर के अनुसार यह किस प्रकार की बुद्धि है, तो कैसी बुद्धि होगी? संगीतमय बुद्धि। अब आपके सामने जितना कंटेंट दिख रहा है ये सारा पूछा हुआ है टेट के एग्जामिनेशन में। साफ साफ हमने कहा कि पहली जो बुद्धि है वो भाषाई बुद्धि है। भाषाई बुद्धि के अंतर्गत कवि आएगा, पत्रकार आएगा, राजनेता आदि, यानी कि और भी लोग आ सकते हैं। दूसरी जो बुद्धि है उसे हम तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत गणितज्ञ, वैज्ञानिक, जासूस आदि, यानी कि ऐसे और भी व्यक्ति हो सकते हैं। अगली जो बुद्धि है वो स्थानिक बुद्धि है। इसमें चित्रकार, मूर्तिकार, पायलट, शल्य चिकित्सक आएंगे। ये सारे किस में चले जाएंगे? तो स्थानिक बुद्धि में। यहीं पे चौथा दिख रहा है संगीत में बुद्धि, जिसमें हमने संगीतकार को देखा जिसको हम गायक भी कहते हैं, और वादक को देखा। ये सब किस प्रकार की बुद्धि को डिफाइन कर रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर के अंतर्गत? तो संगीत में बुद्धि। आगे बात करते, अगली जो बुद्धि है वो हमारा व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि है। पहले ही कहा, पूछा है, बार बार पूछ रहा है क्योंकि कॉम्प्लिकेट करता है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि से। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? दोनों का मीनिंग एक ही निकालते हैं। तो यहाँ पे आज हम दोनों के डिफरेंट को समझेंगे। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, आत्मन का मतलब क्या? सेल्फ, स्वयं, क्योंकि कहीं कहीं आत्मन न देके व्यक्तिगत स्वबुद्धि देता है। अब इसी व्यक्तिगत स्वबुद्धि को हम अंतरा या फिर अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। इंग्लिश हमने कहा आसान है इसकी ज्यादा, जिसको हम इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। ठीक, क्या है इसमें? क्या कहा गार्डनर ने? तो इन्होंने कहा क्या कि जो व्यक्ति स्वयं के संवेगों को, स्वयं के भावों को, की विभिन्नताओं को समझने की क्षमता रखता है, ऐसे व्यक्ति को हम किस में देखेंगे भाई? तो व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि के अंतर्गत देखेंगे। यानी कि जो हमारी स्वयं की विशेषता है, स्वयं की अभिवृत्ति है, स्वयं की अभिरुचि है, स्वयं के संवेग है, स्वयं की मनोवृत्ति है, उनमें जो विभिन्नता हम समझते हैं ना स्वयं वाले कॉन्सेप्ट में, तो वो किस में चला जाता है? तो व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि में। अब इस टाइप के कौन कौन से लोग हैं जो स्वयं में पाई जाने वाली विशेषताओं की विभिन्नताओं को समझने में सक्षम है?
तो सबसे पहला जो व्यक्ति है वो हमारा क्या हो जाएगा, दार्शनिक। यानी कि जो दार्शनिक होता है ना, वो स्वयं की विभिन्नताओं को बखूबी समझता है। तो ये इस टाइप के व्यक्ति किस में चले जाएंगे भाई, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि में। अगली जो बुद्धि है हमारी, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वो व्यक्तिगत अन्य बुद्धि है, जिसको हम अंतर व्यक्तिक बुद्धि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। साफ साफ हमने कहा कि व्यक्तिगत आत्मन देगा तो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो जाएगा, अगर व्यक्तिगत अन्य दे रहा है तो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो जाएगा। ये दोनों आसान कर देगा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। यहाँ पे हमने कहा कि स्वयं की विशेषताओं में विभिन्नताओं को समझने की क्षमता होगी, लेकिन यहाँ पे क्या कहा हार्वर्ड गार्डनर ने कि दूसरों की विशेषताओं, दूसरे के मनोभाव, दूसरे के संवेगों, दूसरे की मनोवृत्ति, दूसरे की अभिवृत्ति में जो भी विशेषताएं है उसमें विभिन्नताओं को समझेगा व्यक्ति। और जब दूसरे में जो भी विशेषता है उसकी विभिन्नताओं को समझने लगता है तो वो किस में चला जाएगा भाई, तो व्यक्तिगत अन्य बुद्धि में। अब इस बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आएंगे जो दूसरों की मनोदशा, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति में विभिन्नताओं को समझते। तो सबसे पहला जो व्यक्ति है वो मनोवैज्ञानिक है भाई। आप देखेंगे मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो दूसरों की समस्त विशेषताओं में विभिन्नताओं को समझते हैं। तो अगर कहता है कि मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किस बुद्धि के अंतर्गत जाएंगे, तो व्यक्तिगत अन्य बुद्धि के अंतर्गत। इसी के साथ साथ अगर बात करें हम, तो जो परामर्शदाता होते हैं, परामर्शदाता, ये भी किस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत जाते हैं, तो वो बुद्धि हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। अगले बुद्धि की तरफ बढ़ते। अगली जो बुद्धि आपको दिख रही है वो कौन सी है, तो प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि को हम शिकारी बुद्धि भी कहते हैं, नैसर्गिक बुद्धि भी कहते हैं। खैर अभी टेट में ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं पूछे तो हम उधर जाएंगे भी नहीं, लेकिन जब भी टेट में बात करता है तो कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि प्रकृतिवादी बुद्धि के प्रतिपादक हैं, तो प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, हार्वर्ड गार्डनर। कब प्रतिपादन किया गया, तो 1998 में किया गया, जैसा कि पहले ही हमने बताया था। ठीक, अब इस बुद्धि के अंतर्गत गार्डनर महोदय ने कहा क्या, लिया किसको, इन्होंने कहा कि ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति जिनमें प्रकृति के सौंदर्य को समझने की क्षमता हो, प्रकृति के रहस्यों को समझने की क्षमता हो, तो ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि कहते हैं। अब ऐसा कौन कौन व्यक्ति हो सकता है जो प्रकृति के रहस्य को समझता है, प्रकृति के सौंदर्य को समझता, तो जो सबसे ज्यादा समझने वाला व्यक्ति मेरे हिसाब से है ना, वो किसान है। क्योंकि किसान हर एक ऋतु को, हर एक ऋतु की महत्व को समझता है। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो अगला जो व्यक्ति हो सकता है वो वनस्पति वैज्ञानिक हो सकता है, क्योंकि जो वनस्पति वैज्ञानिक होते हैं वो प्रकृति के सौंदर्य को, प्रकृति के रहस्य को बखूबी समझने की कैपेसिटी रखते। तो ये दोनों व्यक्ति किस में चले जाएंगे भाई, प्रकृतिवादी बुद्धि के। अगली जो बुद्धि दिख रही है हमारी वो अस्तित्ववादी बुद्धि है, और अस्तित्ववादी का अभिप्राय ये है कि अपने अस्तित्व को पहचानना। दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मा से परमात्मा के मिलन के बारे में जानना, या फिर मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाना, वो किस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा, तो अस्तित्ववादी बुद्धि। अब इस प्रकार के कौन कौन से व्यक्ति होंगे, तो सबसे पहला जो व्यक्ति है वो दार्शनिक होगा ना, क्योंकि दार्शनिक जो व्यक्ति होते हैं वो आत्मा से परमात्मा के मिलन के बारे में बात करते हैं, आध्यात्मिकता के बारे में बात करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बात करते हैं। तो वह व्यक्ति किस बुद्धि में जाएगा, अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो पहले के साधु संत टाइप के लोग थे, वर्तमान समय के बिल्कुल नहीं था, पहले के जो साधु संत टाइप के लोग थे वो भी किस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत चले जाएंगे भाई, अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत। नौवां जो अंतिम बुद्धि होगा हमारा वो शारीरिक गतिक बुद्धि है, शारीरिक गतिक बुद्धि। और
और ये जो बुद्धि है कई बार टेट के एग्जामिनेशन में, सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछा है और पूछेगा भी। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ से लगातार प्रश्न बनता है और वो प्रश्न कॉम्प्लिकेट किस ऑप्शंस को करता है, तो पहले ही हमने आपको बताया था कि यहाँ पे एक जो बुद्धि है जिसको हम स्थानिक बुद्धि कहते हैं, वो किस बुद्धि के कॉम्प्लिकेट करेगा, तो शारीरिक गतिक बुद्धि। अगर मूर्तिकार और चित्रकार दे रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तब किस में जाएगा? स्थानिक बुद्धि में। लेकिन अगर पायलट, शल्य चिकित्सक जिसको हम सर्जन भी कहते हैं, अगर ऑप्शन में दे रहा है तो दो ऑप्शंस पॉसिबिलिटीज है, हो सकते हैं, एक स्थानिक बुद्धि और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? शारीरिक गतिक बुद्धि। तो चलिए बिना देर किए बात करते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि को। चलिए हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा व्यक्ति जाएगा जिसको हम शारीरिक गतिक बुद्धि के नाम से जान रहे। ठीक, अब इसके अंतर्गत जो जाएगा पहला व्यक्ति ना, जो कॉम्प्लिकेट करेगा हमें किससे, तो स्थानिक बुद्धि से, जैसा कि हमने पहले भी कहा था। और वो व्यक्ति कौन सा है? हमारा पायलट। हमने साफ साफ आपको बताया स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत अगर चित्रकार मूर्तिकार दे रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो किस में जाएगा भाई? स्थानिक बुद्धि में। लेकिन अगर ऑप्शन में पायलट दे रहा है, शल्य चिकित्सक दे रहा है जिसको हम सर्जन के नाम से भी जानते हैं, तो पॉसिबिलिटीज है कि वो स्थानिक बुद्धि में भी जाए और ही साथ साथ किस में जाए हमारे? तो शारीरिक गतिक बुद्धि में। अब डिपेंड करता है कि आयोग किस तरीके के ऑप्शंस को लेके आ रहा है। अगर पायलट का दे रहा है, अगर शल्य चिकित्सक का दे रहा है ऑप्शन में, अगर शारीरिक गतिक बुद्धि नहीं दिया है तो स्थानिक बुद्धि हो जाएगा। और अगर शारीरिक गतिक बुद्धि नहीं दिया है ना, या फिर ये कह ले कि शारीरिक गतिक बुद्धि नहीं दिया है तो स्थानिक बुद्धि, और अगर स्थानिक बुद्धि नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर भाई? शारीरिक गतिक बुद्धि। अब पायलट के साथ साथ अगर बात करें अगले व्यक्ति की, तो अगला जो व्यक्ति है हमारा वो शल्य चिकित्सक है। कौन है भाई? शल्य चिकित्सक। अच्छा, शल्य चिकित्सक जो है वो हमारा स्थानिक बुद्धि में भी देखने को मिल रहा था और शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत भी पाया जाएगा। अगला जो व्यक्ति हो जाएगा शारीरिक गतिक बुद्धि में, वो धावक हो जाएगा। धावक केवल और केवल किस बुद्धि में जाएगा? शारीरिक गतिक बुद्धि में, ना कि स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत। अगला जो व्यक्ति हम देख सकते हैं वो नृत्यांगना है। ठीक, नृत्यांगना, और नृत्यांगना भी किस में जाएगी भाई? तो वो भी हमारा किस में जाएगा? शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत। अगर इस तरीके की विशेषता किसी अन्य व्यक्ति में भी है तो वो सब किस में चला जाएगा? शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत। ये तो थे हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिए गए 9 प्रकार के बुद्धि। लेकिन हमने साफ साफ आपसे पहले ही कहा कि टेट के एग्जामिनेशन के अंतर्गत आयोग के द्वारा 2021 के प्रश्न के आधार पे या उससे पहले के प्रश्न के आधार पे अभी तक हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा केवल और केवल 8 प्रकार की बुद्धि को ही स्वीकार किया गया है, ना कि 9 प्रकार की। क्योंकि कुछ किताबों में अगर बात करें तो 10 प्रकार की भी बुद्धि देखने को मिल जाएगी, लेकिन टेट, सीटेट, इनफैक्ट सुपर टेट में अभी तक आयोग के द्वारा 8 ही प्रकार को स्वीकार किया गया है। तो अगर प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है, जैसे आयोग कई बार पूछा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धि पाई जाती, तो संख्या कितनी होनी चाहिए हमारी? 8। अब ये तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।